गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि आय प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव क्या होते हैं, उनका अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं कि कीमत प्रभाव जो है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है, अर्थात इन दोनों का सम्मिलित परिणाम है। इसकी हम चर्चा करेंगे। जब उपभोक्ता कि एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग पर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को हम दो भागों में विभाजित करके देखते हैं। एक तो है कि जब एक एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो तो उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है, अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी हो जाती है, तो वह उस वस्तु की मांग ज़्यादा कर सकता है, अर्थात इसको हम आय प्रभाव कहते हैं। दूसरा है कि जिस वस्तु की कीमत में कमी आती है, अर्थात एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने से उसका जो सापेक्षिक मूल्य है वो कम हो जाता है, अर्थात यदि अन्य बातें समान रहती हैं तो जो उपभोक्ता है वो एक्स अर्थात सस्ती वस्तु को जो वाई वस्तु जो कि महंगी है तुलनात्मक रूप से, सापेक्षिक रूप से, तो उस वस्तु के स्थान पर उसे प्रतिस्थापित, सस्ती वस्तु के स्थान पर उसे प्रतिस्थापित करता है। इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, अर्थात जो कीमत प्रभाव है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव इन दोनों के दोहरे संयोग का परिणाम है। कीमत प्रभाव को दो विभिन्न भागों में, अर्थात हम प्रतिस्थापन और आय प्रभाव में हम विभाजित करते हैं। तो इसको जो विभाजित करने की विधियां हैं वो दो विधियां हैं, उनकी हम व्याख्या करते हैं। एक है प्रोफेसर हिक्स की विधि और दूसरी है प्रोफेसर स्लट्सकी की विधि। पहले हम देखते हैं कि स्लट्सकी की जो विधि है वो क्या है। स्लट्सकी का हिक्स की विधि देखते हैं। तो हिक्स का कहना है, अर्थात कि जब यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो जो एक उपभोक्ता है वो एक ऊंचे अधिमान का वक्र पर पहुंच जाता है, तो उसकी संतुष्टि में वृद्धि होती है। अब उसकी संतुष्टि में जो वृद्धि हुई, अर्थात उसकी आय में वस्तु की कीमत के घटने या बढ़ने से उसकी आय में जो परिवर्तन किया जाता है जिससे कि वह पहले वाले ही संतुष्टि वक्र पर पहुंच जाए, तो कीमत में कमी होने से उसकी संतुष्टि में जो वृद्धि हुई है, यदि हम उसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उपभोक्ता की जो वास्तविक आय में वृद्धि हुई है उससे वापस वो जो उसकी आय में वृद्धि हुई है वो उससे वापस ले लेनी चाहिए, जिससे कि वह पुराने वाले ही उदासीनता वक्र पर पहुंच जाए। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देखते हैं कि जो प्रारंभिक जो संतुलन है उसका, अर्थात जो हमारी कीमत रेखा है ए बी, इस कीमत रेखा पर जो उपभोक्ता है वो आर बिंदु पर, IC1 के आर बिंदु पर संतुलन में है और वह वस्तु की OQ मात्रा, एक्स वस्तु की OQ मात्रा खरीदता है, और वाई वस्तु का यदि मूल्य यथावत रहता है तो यदि एक्स वस्तु का मूल्य गिर जाए तो हमारी जो कीमत रेखा है वह AB1 हो जाती है और उपभोक्ता जो है वो IC2 के T बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होता है। यहाँ पर जो AB1 जो IC2 के जो मूल्य अनुपातिक रेखा जो IC2 को स्पर्श कर रही है, और जहाँ पर उपभोक्ता को यदि इसी आय स्तर पर वह एक्स वस्तु की क्या करता है, OQ2 मात्रा ज़्यादा मात्रा प्राप्त करता है और ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है। अब कीमत में कमी होने से उपभोक्ता की जो एक्स वस्तु की मांग मात्रा में जितनी संपूर्ण वृद्धि हुई है, अर्थात Q से Q2, ये तो हमको बता रही है कीमत में कमी के कारण ये जो वृद्धि हुई ये है कीमत प्रभाव, अर्थात उपभोक्ता
एक्स वस्तु की कीमत में कमी से आर बिंदु से टी बिंदु की ओर अर्थात IC1 से IC2 पर जो चला जाता है, तो ये जो आर से टी तक का जो उसका गमन है वह कहलाता है उसका कीमत प्रभाव। अब हम इस कीमत प्रभाव को दो भागों में विभाजित करते हैं। IC1 के आर बिंदु से उपभोक्ता जो एस बिंदु की ओर जाता है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव। अर्थात हम यहाँ देखें कि कीमत में कमी के ये कैसे आता है कि हम ये देखें कि कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो वृद्धि हुई थी उसे यदि वापस हम कैंसिल कर दें अर्थात न्यूट्रलाइज कर दें, तो उसके लिए प्रोफेसर हिक्स कहते हैं कि उसकी मौद्रिक आय में उतनी कमी करें कि उपभोक्ता जो है वो पुराने वाले ही उदासीनता वक्र अर्थात IC1 पर ही बना रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो AB1 जो कीमत रेखा हमारी उसी के समानांतर हम एक और कीमत रेखा खींचते हैं LM, जो हमारे पुराने वाले उदासीनता वक्र IC1 को S बिंदु पर स्पर्श करती है और ये बताती है कि हमने AL या B1M के बराबर उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कमी कर दी, जिससे कि उसका जो संतुष्टि का स्तर है S बिंदु वह उसी पर है जो कि उसकी पहले वाली जो उसकी कीमत में कमी से पहले था। अर्थात जो पुराना वाला उदासीनता वक्र IC1 है उसके आर बिंदु से सी बिंदु की ओर यदि वह जाता है तो ये हमारे प्रतिस्थापन प्रभाव का सूचक है। अर्थात इसमें वस्तु की जो एक्स वस्तु की जो मांग मात्रा है वो Q से Q1 तक बढ़ जाएगी। अब हम जो S से T बिंदु तक का जो चलन है वो हमारा आय प्रभाव है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये जो मौद्रिक आय हमने AL के बराबर या B1M के बराबर जो हमने कमी की थी, उस मौद्रिक आय को यदि हम पुनः वापस उसे दे दें तो वह नीचे वाले उदासीनता वक्र अर्थात IC1 से IC2 ऊंचे वाले उदासीनता वक्र के T बिंदु पर पहुंच जाएगा। अर्थात उसकी जो मांग मात्रा है वो Q1 से Q2 हो जाएगी। ये बताता है कि हमने जो आय में वृद्धि करी तो AL या B1M के बराबर जो उसकी आय में वृद्धि की गई है ये आय प्रभाव का सूचक मानी जाएगी। अर्थात जो उसकी वास्तविक आय हमने जो वापस ली थी यदि उसे पुनः दे दिया जाए तो S से T तक का जो चलन होगा वो उसका आय प्रभाव होगा। अर्थात R से T जो हमारा कीमत प्रभाव है इसको हमने दो भागों में बांट दिया। R से S तक प्रतिस्थापन प्रभाव जिसके कारण उसकी मात्रा में वृद्धि होती है Q से Q1, और S से T तक जो चलन है उसका अर्थात Q1 से Q2 जो मात्रा में वृद्धि हुई है वो उसकी आय में वृद्धि के कारण अर्थात यह है आय प्रभाव। इसका तात्पर्य कि ये जो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो RT है वो दो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का योग है। दूसरा हम देखते हैं कि जो स्लट्सकी है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की जो उनकी विधि है वो हिक्स से कुछ भिन्न है। हिक्स की जो विधि है उसमें तो हमने देखा था कि जो उपभोक्ता है वो प्रारंभिक तटस्थता वक्र के एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है, किंतु स्लट्सकी की विधि में उपभोक्ता की आय स्थिर रहते हुए भी वस्तु की कीमत में कमी आने पर उपभोक्ता जो है वो एक पहले वाले उदासीनता वक्र की तुलना में एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर संतुलन में जाता है जो कि अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि का द्योतक है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देखते हैं कि
उन्होंने इस रेखा चित्र में भी वही स्थिति है कि प्रारंभिक जो संतुलन है वो हमारा ए बी के IC1 के आर बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है, और उपभोक्ता जो है वो एक्स वस्तु की OQ1 मात्रा का उपभोग करता है, जबकि जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय और वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। अब यदि इनके स्थिर रहते हुए यदि उपभोक्ता एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है तो एक नई कीमत रेखा AB1 हो जाती है और उपभोक्ता जो है वो एक नई ऊंची उदासीनता वक्र के अर्थात IC3 के T बिंदु पर संतुलन में पहुंच जाता है, अर्थात ये उसकी साम्यावस्था है। अर्थात Q1 से Q3 जो उपभोक्ता की मांग मात्रा में वृद्धि हुई है, R से T तक का जो चलन है वो कीमत प्रभाव है। अब इस रेखा चित्र में हम ये देखते हैं कि अब हमें R से T तक तो कीमत प्रभाव है, अब उसकी जो Q1 से Q3 जो मात्रा में वृद्धि हुई है वो कीमत में कमी के कारण वृद्धि हुई, अर्थात उसकी वास्तविक आय जो बढ़ जाती है, उसकी वास्तविक आय में जो वृद्धि हुई है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और मौद्रिक आय को घटाना होगा। इसके लिए प्रोफेसर स्लेट्स्की के अनुसार उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है उसको इतना घटाना चाहिए कि यदि उपभोक्ता चाहे तो दोनों वस्तुओं अर्थात एक्स और वाई का जो हमारा जो ओरिजिनल हमारा जो पैकेट है, हमारा जो प्रारंभिक जो संतुलन बिंदु है उसी को खरीद सके, उसी पर पहुंच जाए। अर्थात जो हमारा R बिंदु है वो दोनों वस्तुओं के सही संतुलन को बताता है। अर्थात जो अब हम एक नई कीमत रेखा जो खींचते हैं वो R बिंदु से गुजरती हुई है, अर्थात वो अपेक्षाकृत एक ऊंचे उदासीनता वक्र IC2 के S बिंदु को स्पर्श करती है और उपभोक्ता जो है वो नई साम्यावस्था में दोनों वस्तुओं के प्रारंभिक संयोग को नहीं खरीदकर, चूंकि X वस्तु सस्ती हो जाने पर वह Y वस्तु के स्थान पर X वस्तु को प्रतिस्थापित करता है और R से S बिंदु की ओर तक का जो चलन है वो स्लेट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। इस स्लेट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव को जो हमारा प्रारंभिक संतुलन बिंदु है R अर्थात IC1 के मुकाबले उपभोक्ता S बिंदु अर्थात IC2 पर के S बिंदु पर जाना चाहता है, जो कि हमारी अधिक संतुष्टि का द्योतक है, क्योंकि उपभोक्ता जब X वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वह पुराने ही संतुलन बिंदु पर नहीं रहकर ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाना चाहेगा, अर्थात R से S तक का जो चलन है वह हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव है। अब यदि हमने उसकी जो मौद्रिक आय में कमी करी थी वह मौद्रिक आय यदि हम उसे पुनः दे दें, अर्थात हमारी कीमत रेखा जो है वो LM है, इस LM कीमत रेखा से पुनः उपभोक्ता AB1 कीमत रेखा के T बिंदु पर पहुंचता है, अर्थात उपभोक्ता S बिंदु से ऊंचे उदासीनता वक्र IC3 के T बिंदु पर पहुंच जाता है। तो ये जो हमने उसकी जो मौद्रिक आय ली थी वह उसे पुनः वापस दे दी जाए तो S से T तक का जो चलन है वो आय प्रभाव का सूचक है, अर्थात वह आय प्रभाव को बताता है। थस R से T तक तो अर्थात Q1 से Q3 जो मांग मात्रा में वृद्धि होती है वो है कीमत प्रभाव। दूसरा है कि जो Q1 से Q2 जो मांग मात्रा में वृद्धि हुई है, अर्थात R से S तक का जो चलन है वो है हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव, और S से T तक अर्थात Q2 से Q3 जो हमारी X वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हुई है वो बताता है आय प्रभाव को।
अर्थात इससे स्पष्ट है कि जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय और यदि y वस्तु की कीमत स्थिर रहे और x वस्तु की यदि कीमत में कमी हो जाए तो उपभोक्ता x वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, और चूंकि x वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती होने के कारण जो उपभोक्ता है वो x के स्थान पर y को प्रतिस्थापित करके पहले की अपेक्षा ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है, और इसके साथ ही कीमत में कमी से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होने से वह वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीद सकने के कारण भी वह ऊंचे उदासीनता वक्र अर्थात IC3 के टी बिंदु पर संतुलन में होता है, और x वस्तु की कुल मांग मात्रा Q1 से Q3 के बराबर उसकी वृद्धि हो जाती है, इसके कारण उसकी जो कुल मात्रा है वो Q1 से Q3 के बराबर बढ़ जाती है। अर्थात स्लट्सकी के अनुसार जो उपभोक्ता है वह उसी उदासीनता वक्र की बजाय ऊंची उदासीन अब जो प्रारंभिक संयोग है उसको खरीदने की बजाय खरीदने के साथ साथ जो पहले की अपेक्षा वे एक ऊंची उदासीनता वक्र पर नए संतुलन पर जाने की आज्ञा देता है। इस प्रकार हिग्स का जो IC1 हिग्स के प्रोफेसर स्लट्सकी जो है वो हिग्स की भांति IC1 पर ही नहीं रहकर IC2 पर उसका एक नए संतुलन बिंदु बनता है, जो कि तुलनात्मक रूप से अधिक संतुष्टि का द्योतक है। अर्थात स्लट्सकी का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसमें उपभोक्ता की मांग मात्रा भी अधिक होती है। इस प्रकार कीमत प्रभाव जो है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव इन दोनों का सम्मिलित परिणाम है। धन्यवाद।